Hello students, our next topic is physical properties of liquids. यूनिट है हमारी लिक्विड स्टेट। हम 2 लेक्चर इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसकी लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सो इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर नॉट एज लार्ज एज इन द केस ऑफ गैसेस। हमें पता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं उनमें इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है गैस की तरह इतना लार्ज नहीं है। तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ लिक्विड आर मच लार्जर एज कंपेयर टू दैट इन केस ऑफ गैस। सो लिक्विड पोसेस सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन स्पाइट ऑफ फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें हेल्प करती हैं हर एक लिक्विड की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने में। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की हैं जैसे वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। वेपर प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो 1 बाय 1 हम इसको सबको स्टडी करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी को। तो आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ वेपर प्रेशर। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स। सो इन मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट स्पीड है, सो दे पोसेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ सम ऑफ द मॉलिक्यूल may be so high that they may leave the liquid and come in the space above the liquid. This is known as evaporation. समझ में आ रहा है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि वो अपने लिक्विड को सरफेस को छोड़कर जो लिक्विड का सरफेस है उसे अबो चले जाएंगे। दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, मीन्स जैसे हमने इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो इन ये रैंडमली मूव करें सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की हाई होगी वो क्या करेंगे, ये सरफेस है लिक्विड का तो इससे अबो चले जाएंगे, इस लिक्विड को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इस पर, इस सरफेस पर। ठीक है, तो लिक्विड अपने सरफेस को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं लिक्विड के सरफेस के अबो। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। As the time passes, more and more molecule of the liquid leave the liquid. Obvious, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ज़्यादा मोलिक्यूल लिक्विड के अपने सरफेस को लीव करते जाएंगे एंड कम इन द स्पेस अबव द लिक्विड। लिक्विड का जो ऊपर स्पेस है वहाँ आते रहेंगे। ठीक है, द मोलिक्यूल्स दस प्रेजेंट अबव द लिक्विड्स आर कॉल्ड वेपर्स। यहाँ जो हमने कंटेनर लिया था इसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेपर्स थे यहाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड जो ये लिक्विड्स यहाँ आ गए हैं दीज आर वेपर्स। तो ये हैं वेपर्स हमारे। द मोलिक्यूल्स इन द वेपर फेज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग। यहाँ भी मोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और ये जो मोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस क्या करेंगे, ये जो सरफेस है लिक्विड का यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे और आपस में भी इनका कोलिजन होगा। तो जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये जो लिक्विड है यहाँ पर ये इन वेपर्स को वापस से रिकैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये जो वेपर्स हैं, ये वाले वेपर्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ भी स्ट्राइक कर रहे हैं और ये लिक्विड का सरफेस है यहाँ भी स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये लिक्विड इन वेपर्स को वापस से रिकैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो रिकैप्चर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस से जो ये वेपर्स से लिक्विड में आ गए, अपने लिक्विड सरफेस में वापस आ गए। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो जो वेपर्स से वापस क्या बन गए, लिक्विड बन गए। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। इफ द लिक्विड इज एडेड इनटू द इवैक्यूएटेड वेसल देन इनिशियली एज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर्स। ठीक है, तो इट मीन्स रेट ऑफ कंडेंसेशन इज 0। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो इवेपोरेशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रेट उसकी क्या रहेगी, रेट उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा
ये ग्राफ जो है यहाँ पर क्या है, टाइम वर्सेस रेट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, जो इवेपोरेशन की रेट है और जो कंडेंसेशन की रेट है वो इक्वल हो जाएगी। दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम। Now with passage of time, as the number of molecules in the vapor phase becomes more and more, the rate of condensation also increases। ये ग्राफ यही तो बता रहा है कि जो रेट होगी वो इंक्रीज होती जाएगी कंडेंसेशन की। तो क्या होगा, a stage is reached when rate of condensation become equal to the rate of evaporation। ये जो ग्राफ मैं बता रही हूँ ना, ये यही तो बता रहा है कि रेट जो कंडेंसेशन की है वो इंक्रीज हो जाएगी और एक ऐसी स्टेज आएगी कंडेंसेशन की रेट किसके बराबर हो जाएगी, इवेपोरेशन की रेट के बराबर। ठीक है, इट मीन्स मैनी मॉलिक्यूल्स री एंटर इनटू द लिक्विड एज लीव द लिक्विड इन द सेम टाइम। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो मैं बता रही हूँ, दिस स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट दिस स्टेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे टू द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर may be defined as the pressure exerted by the vapor present above the liquid in equilibrium with the liquid at that temperature। that particular temperature पर वो वेपर्स लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर से कौन कौन से रिजल्ट्स आए, तो क्या है रिजल्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला क्या है, कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इवेपोरेशन जब होगा तो उससे क्या होती है, कूलिंग होती है उससे। तो कूलिंग कैसे होगी, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ देंगे। ऑब्वियस, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वही तो लिक्विड के सरफेस को छोड़कर अबोव द सरफेस ऑफ द लिक्विड आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेज। ठीक है, हैंस द टेम्परेचर फॉल्स। तो वही मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो ऊपर चले गए तो रिमेनिंग लिक्विड की ऑब्वियस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, लिक्विड्स की कूलिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर कैसे डिपेंड करेगा लिक्विड का वेपर प्रेशर पर, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर वीक। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो मोलिक्यूल्स कैन इजीली लीव द लिक्विड, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो आसानी से छोड़ सकते हैं लिक्विड को और कम इनटू द वेपर फेज, वेपर फेज में आ जाएंगे। इवेपोरेशन यही तो होता है ना, लिक्विड को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो और अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में, और इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं तो वेपर्स ज़्यादा होंगे, सो वेपर प्रेशर इज़ हायर। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है ना तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा उन लिक्विड्स का। सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स इजीली छोड़कर जाएंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड को। ये कंटेनर है ना, यहाँ पर लिक्विड्स हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फटाफट यहाँ वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होगा। दिस इज द ग्राफ showing that if temperature is increased vapor pressure is increased, और this is for water। ठीक है, वाटर के लिए दिखाया गया है। now next is Clausius-Clapeyron equation। ये क्या होती है, for vaporization of liquid
ये मैथमेटिकल इक्वेशन है वेपराइजेशन के लिए, दैट इज dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई टी वी वी माइनस वी एल। यहाँ पर क्या है, एच डेल्टा एच वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, वी वी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द वेपर एट टी टेम्परेचर, वी एल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट टी टेम्परेचर। वी एल वी मीन्स वॉल्यूम और एल फॉर लिक्विड, यहाँ भी वी फॉर वॉल्यूम हो गई और स्मॉल वी क्या दिखाया है, किसके लिए, वेपर के लिए है। अब यहाँ पर वी एल इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू वी वी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेपर ज़्यादा होती है टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हम क्या करेंगे, वी एल को यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन बिकम्स dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी टी वी वी, ये हो जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल देते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो क्या आएगा RT बाई पी, पुट करो उसमें, क्या हो जाएगा dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाय RT स्केयर इंटू पी, पी को वहाँ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई पी dp बाई dt, पी को वहाँ ले जाते हैं तो क्या होगा 1 बाई पी dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी RT स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया हमारा ये वाली इक्वेशन। 1 बाई पी डी पी बाई डी टी को कैसे कर सकते हैं, अगर एल एन पी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1 बाई पी डी पी बाई डी टी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर टी स्क्वायर। दिस इज क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोल रहे हैं क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब वेपर प्रेशर P1 से P2 कब चेंज होगा, व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, तो इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, डी एल एन पी डी टी को उस साइड ले गए, P2 से P1 से P2, यहाँ पर इंटीग्रेशन T1 से T2, डी टी साइड आ गया, करो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से डी मीन्स डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो एल एन पी टू बाई पी वन लिमिट लगा दी यहाँ पर, इसमें कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया डेल्टा एच वी बाई आर, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई टी, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन गई, एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर इंटू 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। एल एन को लोगरिथम में चेंज कर लेते हैं, कैसे होगा चेंज, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन बिकम्स log P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। दिस इज ऑल्सो क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, लेकिन उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये क्या थी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, एंड दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर है भाई। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिसे समझो, अगर वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो वेपर प्रेशर लिक्विड का अगर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो उसके बराबर होएगा, तो इट मीन्स ज़्यादा हीट यूज़ करनी पड़ेगी, तो मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज लोवर्ड। तो यही रीजन है कि लिक्विड boils at a lower temperature on the top of a mountain than on the seashore, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हिल्स पर, माउंटेन्स पर, तो ऑब्वियस कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर, अगर वेपर प्रेशर इक्वल करना पड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वहाँ पर क्या होगा, लिक्विड बॉइल्स हो जाता है लोअर टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, डेल्टा एच वी, heat of vaporization when the liquid start boiling, if extra heat is applied to the liquid, तो वो कहाँ यूज हो जाएगी, सारे की सारी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज नहीं होती, कुछ हीट यूज होगी टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड। तो क्या होगा, लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में कुछ हीट यूज हो रही है और कुछ हीट यूज हो रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, तो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो गया, हेंस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल होल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे समझ में, कितनी हीट चाहिए, 1 मोल लिक्विड लिया है उसको वेपर में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए एट बॉइलिंग पॉइंट, दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा ना, क्या होगा, उतना ग्रेटर इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज गुल्डबर्ग रूल। ये क्या होता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट TB टू द क्रिटिकल टेम्परेचर TC, एंड रिलेशन क्या है, TB इज इक्वल टू 2/3 TC। TC इज क्रिटिकल टेम्परेचर, T इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो गुल्डबर्ग रूल्स क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स आर नियरली 2/3 of their critical temperature when both are expressed on the absolute scale. तो this is known as Guldberg's rule. TB is equal to 2/3 TC. ये 1 नंबर में आ जाता है आपके पेपर में, व्हाट इज गुल्डबर्ग रूल, तो इसको एक्सप्लेन करके ये लिख देना। नेक्स्ट इज ट्रोटॉन्स रूल्स। ये क्या होता है, ये भी आपका 1 नंबर में आ जाता है, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कंपल्सरी। ये क्या होता है, डेल्टा HV/TB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट वैल्यू इज 21। डेल्टा HV आपको पता है, यह हीट ऑफ वेपराइजेशन, TB क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स है, 21 है। डेल्टा HV कैलोरी में लेना है और ये डिग्री में लेना है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है ये ट्रोटॉन्स रूल्स फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स के लिए ऑब्वियस विच आर नॉन एसोसिएटेड, उनके लिए है, एंड डू नॉट हैव टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट इज 21, दैट इज ट्रोटॉन्स रूल। ठीक है भाई, क्लियर सभी को।